एक सुहानी सुबह जेक अपनी गर्लफ्रेंड जूनिया को फूल देता है। वो दोनों पिछले 1 महीने से डेटिंग कर रहे थे, लेकिन जूनिया को जेक का ये तोहफा बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करता। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदलते और वो ठंडे लहजे में कुछ कहने की तैयारी करती है। जूनिया बिना किसी इमोशन के जेक से कहती है कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है। जेक कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक महंगी कन्वर्टेबल कार आकर रुकती है। गाड़ी में बैठा हुआ एक अमीर अच्छे कपड़ों में ड्रेस्ड लड़का जूनिया को हैप्पी बर्थडे विश करता है। वो अपने सनग्लासेस उतारता है और लेट होने के लिए सॉरी बोलता है। जूनिया तुरंत उस लड़के की बाहों में कूद जाती है और कहती है कि वो डर गई थी कि कहीं जेक उसे पकड़कर बांध न ले। वो अमीर लड़का जूनिया को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट ले जाने का इनवाइट देता है और ढेर सारे गिफ्ट्स दिलाने का वादा करता है। जूनिया को पास पकड़कर वो जेक की तरफ देखता है और एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है कि रिलेशनशिप चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। फिर वो ये भी कहता है कि जेक किसी भी एंगल से जूनिया के लायक नहीं लगता। जैसे ही जेक की एक्स गर्लफ्रेंड उस गाड़ी में बैठकर चली जाती है, आसपास के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि जेक स्कूल का सबसे बड़ा सकअप है। कोई कहता है कि वो सुबह से रात तक काम करता था सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। जेक घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी सिंसेरिटी सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि वो अमीर नहीं है। जेक खुद से सवाल करता है कि अगर सब कुछ पैसे पर ही डिपेंड करता है तो उसमें इतना समय गर्लफ्रेंड को खुश करने में क्यों बर्बाद किया। तभी जेक के दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। आवाज उसे बताती है कि वो एक सिस्टम में रजिस्टर हो चुका है। इस सिस्टम के अंदर उसके पास दो कैश अकाउंट्स हैं। पहला उसका पर्सनल अकाउंट है जिसमें सिर्फ $138 हैं और दूसरा काउंटर अटैक अकाउंट जिसमें पूरे $1 ट्रिलियन हैं। आवाज समझाती है कि जेक इस काउंटर अटैक अकाउंट का पैसा सिर्फ लड़कियों पर खर्च कर सकता है। उसकी डेली जरूरतों का पैसा पर्सनल अकाउंट से ही जाएगा। साथ ही जो भी पैसा वो लड़कियों पर खर्च करेगा उसका 1% वापस उसके पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ये सुनकर जेक के अंदर एक नई एनर्जी भर जाती है। उसके हाथ में एक गोल्डन कार्ड आ जाता है। जेक उठकर कहता है कि काउंटर अटैक अब इसी वक्त शुरू होता है। जेक मॉल जाता है और सोचता है कि पहले किसी लड़की को ढूंढकर इस कार्ड को टेस्ट करना चाहिए। उसे जूनिया की क्लासमेट ऑड्री दिखाई देती है। जेक के दिमाग में सिस्टम की आवाज फिर से आती है और बताती है कि ऑड्री एक हाई क्लास गर्ल है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि अगर ऑड्री का इन्फैचुएशन लेवल 100% हो गया तो जेक को नया टारगेट ढूंढना होगा। जेक ऑड्री के पास जाता है और पोलाइटली उससे बात करने की कोशिश करता है। सिस्टम बताता है कि ऑड्री का जेक के लिए करंट इन्फैचुएशन लेवल नेगेटिव है। ऑड्री समझती है कि जेक फिर से जूनिया के बारे में मदद मांगने आया है और उसे कहती है कि वो गिव अप कर दे क्योंकि जूनिया को अब रिच बॉयफ्रेंड मिल चुका है। जेक कहता है कि वो ऑड्री को बस टी ऑफर करना चाहता है। ऑड्री कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि वो जेक को जानती तक नहीं। फिर ऑड्री बताती है कि जिस कैफे में वो बैठी है वहाँ की स्पेशल टी बहुत महंगी होती है और उसे नहीं लगता कि जेक अफोर्ड कर पाएगा। जेक पीछे खड़ी लंबी लाइन को देखता है। वो सेल्स वुमन से पूछता है कि पूरी लाइन को टी सर्व करने में कितने ग्लासेस लगेंगे। सेल्स वुमन बताती है कि करीब 180 ग्लासेस लगेंगे। जेक सबको चौंकाते हुए कहता है कि वो सारे 180 ग्लासेस खरीदेगा। ऑड्री उसे रोकने की कोशिश करती है और बताती है कि इसमें हजारों युआन लगेंगे, लेकिन जेक अपना गोल्डन कार्ड निकालता है और पेमेंट कर देता है। क्राउड जेक को धन्यवाद देता है और उसकी जेनरोसिटी की तारीफ करता है। इसके बाद जेक ऑड्री से एक छोटा सा काम करने को कहता है। दोनों शहर के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर पहुंचते हैं। वहाँ एक बहुत महंगा लग्जरी बैग डिस्प्ले पर रखा होता है। वहीं जूनिया और उसका नया बॉयफ्रेंड भी होते हैं। बॉयफ्रेंड बैग खरीदना चाहता है लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। जूनिया मन ही मन सोचती है कि बैग के बिना उसका गिफ्ट सेट इनकम्प्लीट है। अचानक जूनिया की नजर ऑड्री पर जाती है जो जेक के साथ वही लग्जरी बैग लिए खड़ी होती है। जूनिया जेक पर तंज कसती है और कहती है कि वो उसे जेलस करने की एक्टिंग कर रहा है। जेक कामली जवाब देता है कि अब उसे जूनिया की कोई परवाह नहीं है। जूनिया हंसती है और कहती है कि जेक कभी मिलियनेयर नहीं बन सकता। उसका बॉयफ्रेंड भी जेक का मजाक उड़ाता है। जेक मुस्कुराता है और कहता है कि एक बैग काफी नहीं है। वो स्टोर स्टाफ को बुलाता है और सबको चौंकाते हुए कहता है, इस स्टोर का सब कुछ पैक कर दो। सब लोग हैरानी से देखते रहते हैं जब जेक पूरे स्टोर का सारा सामान पैक करवाने लगता है। सेल्स पीपल जेक के पास आते हैं और बताते हैं कि टोटल अमाउंट 11,320,000 है। वो जेक के सामने कार्ड पेमेंट मशीन रख देते हैं। जूनिया का बॉयफ्रेंड डिसबिलीफ में हंसता है और कहता है कि अगर जेक सच में ये सब खरीद ले तो वो कुछ भी खा लेगा। वहीं जूनिया कहती है कि जेक पूरी तरह पागल हो गया है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का मैजिक गोल्ड कार्ड बिना किसी प्रॉब्लम के पेमेंट कंप्लीट कर देता है। वेंडर्स जेक का धन्यवाद करते हैं। जेक फिर जूनिया और उसके बॉयफ्रेंड की तरफ देखता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसके अंदर इतना टैलेंट है और वो खुशी खुशी इसे दोबारा देखना चाहेगा। जेक की ये अनप्रेसिडेंटेड जेनरोसिटी ऑड्री को पूरी तरह शॉक कर देती है। वो शर्म से लाल हो जाती है और ब्लश करने लगती है। जूनिया और उसका बॉयफ्रेंड इनक्रेडिबल शॉक में खड़े रह जाते हैं। स्टोर में मौजूद बाकी कस्टमर्स को भी यकीन नहीं होता कि जेक ने अभी क्या किया। ऑड्री जेक के पास आकर उससे चिपक जाती है और कहती है कि वो सबसे बेस्ट है। जेक जवाब देता है कि वो उन लोगों जैसा नहीं है जो डीप फीलिंग्स का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में एक पैसा भी खर्च करने को तैयार नहीं होते। जूनिया का बॉयफ्रेंड कहता है कि उसे आम लोगों से कहीं ज्यादा नॉलेज है और सिर्फ कंप्लीट फूल्स ही अपनी
अपनी फॉर्चून बर्बाद करने के लिए ऐसी डींगे हाँकते हैं। वो ये भी जोड़ता है कि एक रियल रिच किड को अटेंशन अट्रैक्ट करते वक्त डिस्क्रीट रहना चाहिए, खासकर जब कोई ओल्ड लेडी पास से गुजर रही हो। तभी वो बूढ़ी औरत अचानक उसे पहचान लेती है और उसका नाम चिल्लाती है। लड़का हैरानी से पलटता है, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे यहाँ देखेगा। वो ओल्ड वुमन उस लड़के को जोरदार थप्पड़ मारती है और उस पर चीटिंग का आरोप लगाती है। वो कहती है कि महंगे कपड़े, वॉच और कार सब उसी ने दिलाए थे और उसे एक यूजलेस रंट कहती है। लड़का घुटनों के बल बैठ जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि उससे गलती हो गई। वो कहता है कि ये सब जूनिया की वजह से हुआ और फॉरगिवनेस की भीख मांगता है। ओल्ड वुमन कहती है कि वो उसे माफ नहीं करेगी, लेकिन वो एक मौका दे सकती है अगर वो जूनिया को 2 थप्पड़ मारे, वरना इसी वक्त उनका ब्रेकअप हो जाएगा। एक पल भी सोचे बिना लड़का जूनिया को जोर से थप्पड़ मार देता है। उसके चेहरे पर लाल निशान पड़ जाता है। जोर से लगने की वजह से जूनिया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। डर से भरी आंखों से वो अपने अब एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है। वो जिगोलो उसके नेकलेसेस खींचकर उतार देता है और कहता है कि जूनिया एक सेल्फिश इंसान है जो दूसरों के बॉयफ्रेंड्स छीनती है। वो ये भी कहता है कि उसने उसके सारे ज्वेलरी खुद खरीदे थे। खुद को संभालते हुए जूनिया उठती है और जेक को गले लगाने की कोशिश करती है। वो ऑड्री को धक्का देती है और जेक से कुछ कहना चाहती है, लेकिन जेक मुंह फेर लेता है और जूनिया को खुद से दूर धकेल देता है। वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता। जूनिया फिर से जमीन पर गिर जाती है और उदास आंखों से जेक को देखती रह जाती है। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते। जूनिया रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। तभी जेक के दिमाग में वही रहस्यमयी आवाज गूंजती है। आवाज बताती है कि जूनिया का इन्फैचुएशन लेवल मुख्य किरदार के लिए और ज्यादा बढ़ गया है। ये सुनकर जेक पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। ऑड्री कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतना सैड तरीके से खत्म होगा। वो कहती है कि उसे जूनिया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हालांकि मन ही मन वो सोचती है कि जूनिया एक बहुत बड़ी सेल्फिश इंसान है और ये सोचती है कि शायद इससे जेक के लिए चीजें आसान हो जाएं। जेक कहता है कि जूनिया सेल्फिश है और सिंपैथी डिजर्व नहीं करती। वो ऑड्री से कहता है कि वो अपनी फ्रेंड को भूल जाए और देखे कि वो अपने लिए क्या चाहती है। ऑड्री अंदर ही अंदर खुश होती है कि जूनिया अब गेम से बाहर है। वो कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो जेक की काइंडनेस का जवाब कैसे दे। जेक सजेस्ट करता है कि अगर ऑड्री का इन्फैचुएशन लेवल बढ़े तो वो और भी क्लोजर हो सकते हैं। ऑड्री फ्लर्ट करते हुए उसे जर्क कहती है। ऑड्री कहती है कि रूड न लगने के लिए वो भी जेक पर पैसा खर्च करेगी। ये सुनकर जेक चौंक जाता है। जेक पूछता है कि क्या वो सच में उस पर पैसा खर्च करेगी। ऑड्री मुस्कुराते हुए जेक को क्लोथिंग स्टोर के अंदर धक्का देती है और फिटिंग रूम की तरफ इशारा करती है। जेक के लिए अच्छे कपड़े चुनने के बाद ऑड्री कहती है कि अगर उसे सही तरह से ड्रेस करना नहीं आता तो लोग उसे अंडर एस्टिमेट करेंगे। जेक के सारे जरूरी कपड़े चुनने के बाद ऑड्री चेकआउट पर जाती है और सारा पेमेंट खुद कर देती है। जेक फिटिंग रूम से बाहर निकलता है और पहचान में ही नहीं आता। उसका नया स्टाइल आसपास के लोगों का ध्यान खींच लेता है। ऑड्री अपने मन में कहती है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि नॉर्मल कपड़ों में जेक इतना अच्छा लगेगा। वो उसे एक रियल ट्रेजर कहती है और धीरे धीरे उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। जेक खुद को मिरर में देखता है और हैरान हो जाता है कि वो कितना हैंडसम लगने लगा है। उसे समझ नहीं आता कि ऑड्री ने उस पर पैसे क्यों खर्च किए, भले ही वो रकम उसके खर्चों के मुकाबले छोटी थी। शाम हो जाती है। खुश ऑड्री रोमांटिक मेलोडीज गुनगुनाते हुए गर्ल्स डॉर्मेट्री लौटती है। कमरे में दाखिल होते ही वो जूनिया को चेयर पर बैठा पाती है जो हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही होती है। ऑड्री जूनिया के चेहरे पर पड़े ब्रूज को देखती है और घबरा जाती है। वो पूछती है कि क्या वो ठीक है। जूनिया जवाब देती है कि वो ठीक है। वो कहती है कि जेक की वजह से उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड का असली चेहरा दिख गया, वरना वो अब तक सपनों में ही जी रही होती। ऑड्री कहती है कि उसे उम्मीद है कि अब जूनिया लड़कों को लेकर ज्यादा सिलेक्टिव होगी। वो अपना नया हैंडबैग छुपाते हुए जूनिया से उसके बारे में पूछती है। जूनिया कहती है कि जेक ने वो बैग ऑड्री के लिए खरीदा है, इसलिए उसे वही रखना चाहिए। ऑड्री जूनिया को गले लगाती है और कहती है कि उसे डर था कि शायद उसे बुरा लगेगा। जूनिया कहती है कि क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स हैं इसलिए वो बुरा नहीं मान सकती, लेकिन मन ही मन जूनिया सोचती है कि ऑड्री ने उसकी जेक के साथ रिलेशनशिप में दखल देने की हिम्मत कैसे की। वहीं ऑड्री को समझ नहीं आता कि जूनिया ने जेक के साथ रहने से खुद को किसमें रोका और वो किसी स्विंडलर के पीछे क्यों चली गई। जेक बॉयज डॉम लौटता है। थका हुआ जेक सोचता है कि क्या उसे और ज्यादा मनी खर्च करके किसिंग अप करनी चाहिए या फिर अपना तरीका बदलना चाहिए। अपने कमरे की तरफ जाते हुए जेक अपने दोस्तों से मिलता है जो कुछ गर्ल्स की स्ट्रीम देख रहे होते हैं। वो उन्हें हेलो कहता है। उसका एक दोस्त डिस्मस कहता है कि जेक के कपड़े बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हैं। बाकी दोस्त सोचते हैं कि जेक ने रिच दिखने के लिए फेक कपड़े खरीदे होंगे। डिस्मस जेक के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि उसे आज जो हुआ उसके बारे में पता है। उसके हिसाब से जेक ने जूनिया को कोट करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, फिर भी उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। डिस्मस सजेस्ट करता है कि उसे फीमेल स्ट्रीमर्स को डोनेट करना चाहिए जो कम से कम अटेंशन तो देती हैं। जेक के दोस्त कहते हैं कि चाहे स्ट्रीमर पर कितना भी पैसा खर्च करो वो सबको इक्वली लव करती है और एक नॉर्मल लड़का भी इसे अफोर्ड कर सकता है। जेक डिस्मस की बात दिल पर लेता है और कहता है कि स्ट्रीमर्स को डोनेट करना परफेक्ट प्लान है। अगला कदम। जेक मुस्कुराता है और डिस्मस के कंधे पर हाथ रखकर उसकी वैल्यूएबल एडवाइस के लिए धन्यवाद देता है। जेक के जाने के बाद उसके दोस्त आपस में कहते हैं कि उन्हें हैरानी है कि जेक
जेक ने एडवाइस के लिए उन्हें थैंक यू कहा, जबकि वो उसका मजाक ही उड़ा रहे थे। अपने रूम में जाकर जेक अपने बेड पर लेटता है और थोड़ी देर रिलैक्स करता है। फिर जेक लेपर्ड्स फैंग ऐप खोलता है। जेक डिसाइड करता है कि वो निकनेम बेगर से रजिस्टर करेगा और पहली बार ब्रॉडकास्ट देखेगा। जेक को याद आता है कि लड़कों ने एक स्ट्रीमर का नाम लिया था, चाय चाय। वो सर्च बार में चाय चाय टाइप करता है। लिंक पर क्लिक करते ही जेक एक स्ट्रीम में पहुंच जाता है, जहां एक कम कपड़ों में डांस करती लड़की होती है और चैट प्यार भरे कमेंट से भरी होती है। जेक को स्ट्रीमर अट्रैक्टिव लगती है और वो सोचता है कि क्या वो स्क्रीन के उस पार बैठी लड़की पर काउंटर अटैक लॉन्च कर सकता है। तभी जेक के दिमाग में आवाज आती है कि अपीयरेंस 80 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, वरना काउंटर अटैक पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन स्ट्रीमर्स अक्सर फिल्टर्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से अपीयरेंस जज करना प्रॉब्लम हो सकता है। जेक कहता है कि सिस्टम काफी वेल थॉट आउट है, लेकिन उसके हिसाब से फिल्टर्स के बिना भी चाय चाय की लुक्स 90 से ऊपर हैं, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। तभी स्ट्रीम में टॉप डोनर रेनल ज्वाइन करता है और स्ट्रीमर को 5 गोल्डन लेपर्ड्स गिफ्ट करता है, जो वैल्यू में 10,000 युआन के बराबर होते हैं। चाय चाय एक्साइटमेंट में रेनाल्ड को थैंक यू कहती है। चैट में रेनाल्ड अनाउंस करता है कि चाय चाय और पनपन के बीच जल्द ही कंपटीशन शुरू होने वाला है और पूछता है कि क्या सब रेडी हैं। जेक चैट में पूछता है कि वो चाय चाय को गिफ्ट कैसे भेज सकता है और टॉप 1 बनने के लिए उसे कितना मनी ट्रांसफर करना होगा। रेनॉल्ड इस इंटरप्शन से चिढ़ जाता है और चाय चाय से कहता है कि नए यूजर को बंद कर दे। चाय चाय सोचती है कि वो ये कंपटीशन सिर्फ रेनाल्ड की वजह से जीत पाएगी और ये न्यू कमर शायद एक भी गिफ्ट नहीं भेजेगा, इसलिए वो मॉडरेटर से जेक को किक करने को कहती है। जेक तुरंत बैन हो जाता है और शॉक में स्क्रीन को देखता रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अभी अभी क्या हुआ, लेकिन बिना ज्यादा सोचे जेक डिसाइड करता है कि अगर उसे चाय चाय के स्ट्रीम से बंद कर दिया गया है तो वो पुनपुन का स्ट्रीम देखेगा। कंपटीशन शुरू हो जाता है। चाय चाय पनपन से कहती है कि वो उसके लिए वरीड है, क्योंकि उसके पास एक भी टॉप डोनर नहीं है। वो पनपन को ऑफर देती है कि अगर वो अभी गिव अप कर दे तो उसे हल्की पनिशमेंट मिलेगी। पनपन, जो कैट कॉस्ट्यूम में होती है, कहती है कि उसके पास अच्छे डोनर्स की कोई कमी नहीं है। वो कहती है कि चैटिंग की जगह कंपटीशन जल्दी स्टार्ट करना बेहतर होगा। कंपटीशन शुरू होता है और दोनों स्ट्रीमर्स अपने डोनर्स की डिमांड पर अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करने लगती हैं। कंपटीशन आगे बढ़ता है और डोनेशन काउंट में पनपन काफी पीछे रह जाती है। चाय चाय के स्पेक्टेटर्स इरिटेट होकर पनपन को ऑर्डर देते हैं कि वो डांस करती रहे और नॉनसेंस पर टाइम वेस्ट न करे। अचानक पनपन को सबसे प्रेशियस गिफ्ट मिलता है, एक गोल्डन ड्रैगन। रेनिल शॉक में अपनी चेयर से उठ खड़ा होता है, क्योंकि ये गिफ्ट 15,000 युआन के बराबर होता है। पनपन यूजर बेगर को धन्यवाद देती है और आगे झुककर हार्ट साइन बनाती है। चाय चाय ये सब देखकर समझ जाती है कि ये बेगर शायद वही यूजर है जिसे अभी अभी बैन किया गया था। जेक को अब समझ आ जाता है कि कार्ड को स्ट्रीमिंग सर्विसेज से कैसे कनेक्ट करना है। वो सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट ढूंढ लेता है। जेक लगातार गोल्डन ड्रैगन्स भेजने लगता है, जिससे व्यूअर्स और स्ट्रीमर्स दोनों शॉक हो जाते हैं। पुनपुन और चाय चाय के बीच का गैप तेजी से कम होने लगता है। पनपन जेक को वार्न करती है कि पहला राउंड खत्म होने वाला है और ड्रैगन्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए उसे नेक्स्ट राउंड का वेट करना चाहिए। रेनाल्ड समझ जाता है कि ये वही न्यूबी है जिसे उन्होंने किक किया था। वो स्मग होकर कहता है कि जेक रूल्स नहीं समझता और अपनी सारी सेविंग्स लूजिंग राउंड में वेस्ट कर देगा, लेकिन जेक रुकता नहीं। वो पनपन पर हंड्रेड्स में गोल्डन ड्रैगन्स भेजता रहता है। स्ट्रीम देख रहे सारे लोग, यहाँ तक कि जेक के दोस्त भी शॉक में स्क्रीन को देखते रह जाते हैं। चाय चाय को एहसास हो जाता है कि जीत उसके हाथ से निकल रही है। उसका चेहरा बदल जाता है और वो उदासी से काउंटर देखती है। जेक और ज्यादा गोल्डन ड्रैगन्स खरीदता है। ड्रैगन काउंटर 1500 से भी ऊपर चला जाता है, जिससे पनपन का डोनेशन काउंट सबकी रीच से बाहर हो जाता है। रेनॉल्ड डरते हुए ड्रैगन्स की गिनती करता है। उसे याद आता है कि पूरे एक साल में उसने चाय चाय को कुल 3 मिलियन युआन दिए थे। चाय चाय टोटल गिफ्ट्स काउंट करती है और समझ जाती है कि पनपन के अकाउंट में 24 मिलियन युआन आ चुके हैं। पनपन कैट ग्लव्स पहनकर खुशी से उछलने लगती है और जेक को थैंक यू कहती है। इसके बाद पनपन चाय चाय से कहती है कि वो आइडल न बैठे और पनिशमेंट शुरू करे। चाय चाय फॉलोअर्स के शोर के बीच पनपन की डिमांड्स पूरी करने लगती है। नेक्स्ट टास्क करते हुए चाय चाय अपने मन में मानती है कि उसे रेनाल्ड पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर रेनाल्ड नहीं होता तो ये 1600 गोल्डन ड्रैगन्स उसके होते। जेक चैट में लिखता है कि या तो चाय चाय रेनाल्ड को बंद करे या फिर वो खुद लीव कर देगा। इसके बाद रेनाल्ड चैट छोड़ देता है। पनपन जीत की बधाइयां एक्सेप्ट करती है और एक बार फिर जेक को हेल्प के लिए थैंक यू कहती है। जेक के अकाउंट पर ढेर सारे मैसेजेस आने लगते हैं। उन्हीं में उसे स्ट्रीमर चाय चाय का अपॉलॉजी मैसेज दिखता है। चाय चाय लिखती है कि उसने देखा है कि जेक उसी सिटी में रहता है जहां वो परसों फोटो शूट के लिए आ रही है। वो पूछती है कि क्या वो कहीं मिल सकते हैं। जेक सोचता है कि उसके जाल में फंसी ये मछली उसकी मेहनत का अच्छा कॉम्पेंसेशन होगी। वो चाय चाय को रिप्लाई करता है कि मीटिंग पॉसिबल है। चाय चाय मीटिंग तय होने पर खुश हो जाती है और खुशी में फोन को किस करती है। वो रिप्लाई करती है कि वो इस मीटिंग का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। अगले दिन जेक बहुत अच्छे मूड में जागता है। वो खुद से सोचता है कि उसने अपनी जिंदगी में इतनी अच्छी नींद कभी नहीं ली। जेक के दोस्त बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं और जेक को भी साथ में ब्रेकफास्ट करने चलने के लिए बुलाते हैं। जेक उन्हें मना कर देता है और कहता है कि वो लोग उसके बिना ही चले जाएं, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आने वाली है। जेक के दोस्त उसकी बात सुनकर
सुनकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जेक के साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने एक ही लड़की के पीछे 3 साल तक चेस किया था और कल ब्रेकअप के बाद वो इतना काम कैसे हो सकता है। इसी बीच वुमेन्स डॉर्मेट्री के एंट्रेंस पर स्टूडेंट्स खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। सब चर्चा कर रहे होते हैं कि आज हर कोई जूनिया और ऑड्री के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया है। डिसमस भी वहां पहुंचता है और स्टूडेंट्स के ग्रुप से कहता है कि ये सब लोग पूरी तरह हील्स जैसे बिहेव कर रहे हैं और जेक जैसा बनना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। जब उससे पूछा जाता है कि उसके बॉक्स में क्या है, तो वो प्राउडली जवाब देता है कि उसमें स्वीट मिल्की फ्रेंच मैकरोन्स हैं, जिनकी प्राइस 600 युआन पर पीस है। वो ये भी जोड़ता है कि किसी लड़की को कोट करने के लिए रियल मनी चाहिए होता है। उधर ऑड्री और जूनिया सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं और आपस में किसी बात पर बात करती हुई आ रही होती हैं। स्टूडेंट्स दोनों लड़कियों से मिलने आते हैं और उन्हें गिफ्ट से भर देते हैं, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हुए। क्लास प्रेसिडेंट डिसमस ऑड्री को मैकरोन्स देता है। ऑड्री ठंडे अंदाज में मैकरोन्स एक्सेप्ट करती है और बिना ज्यादा इमोशन दिखाए उसका थैंक्स कर देती है। तभी डिसमस मुड़कर देखता है और उसे जेक और उसके दोस्त पास से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। डिसमस भीड़ में से जेक को आवाज देता है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। वो जेक से पूछता है कि क्या वो जूनिया के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया है। हालांकि अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जूनिया ने उसे डंप कर दिया है। डिसमस ये भी कहता है कि जूनिया ने आज पहले ही डिलीवरी ऑर्डर कर दी है, इसलिए जेक के पास कोई चांस नहीं था। वो ताना मारते हुए कहता है कि अगर जेक को ट्राई करना है तो उसे कल जल्दी आना पड़ेगा। ऑड्री जेक के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसने ब्रेकफास्ट किया है। जेक जवाब देता है कि जब ऑड्री ने उसके साथ ब्रेकफास्ट करने का ऑफर दिया तो उसने जानबूझकर ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। जेक के दोस्त ये सुनकर यकीन ही नहीं कर पाते कि जेक की नई गर्लफ्रेंड ऑड्री है। वो जोर से अपनी सरप्राइज जाहिर करते हैं। डिसमस और उसके दोस्त भी ये सुनकर शॉक में चले जाते हैं और कुछ देर तक स्टूपर में खड़े रहते हैं। तभी एक कुरियर जूनिया के पास आता है और उसे फूड का बैग देता है। वो बताता है कि उसकी डिलीवरी आ चुकी है। ऑड्री जेक से कहती है कि वो उसके लिए मिल्क मैकरोनी लाई है। उसी पल जेक के दिमाग में सिस्टम की आवाज आती है और बताती है कि ऑड्री का क्रश लेवल 7% बढ़ गया है। जेक पास्ता देखकर खुश हो जाता है। वो हैरान होता है कि ऑड्री ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया और उसका अफेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। जूनिया जेक और ऑड्री के पास आती है और बताती है कि उसने जेक के लिए 368 युआन का नेचुरल ब्रेकफास्ट खरीदा है। जूनिया जेक का दिल जीतने की कोशिश करती है और कहती है कि पिछले 3 सालों में जेक ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। वो कहती है कि उसे ये सब सोचकर बहुत टच हो रहा है और अब वो हमेशा जेक का ख्याल रखेगी। लेकिन जेक जूनिया की इस दिखावटी चिंता से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता। उसे समझ आ जाता है कि जैसे ही वो फिर से जूनिया के पीछे लगेगा, वो उसे फिर से इग्नोर करने लगेगी। जेक जूनिया से मुंह मोड़ लेता है और कहता है कि उसे उससे चिपकने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके आसपास पहले ही बहुत सारे फैंस मौजूद हैं। जेक के दिमाग में आवाज आती है कि दोनों लड़कियों के बीच इन्फैचुएशन लेवल बढ़ गया है। जहां दोनों लड़कियां ये सोच रही होती हैं कि जेक के एक्शन सिर्फ उसी के लिए प्यार से भरे हैं, वहीं जेक खुद इस सिचुएशन से कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर क्यों उनका इन्फैचुएशन लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स सिंसियरली ये नहीं समझ पाते कि जूनिया और ऑड्री जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो जेक के लिए एक दूसरे से लड़ क्यों रही हैं। जूनिया और ऑड्री जेक को चारों तरफ से घेर लेती हैं। दोनों उसे अपना अपना ब्रेकफास्ट खाने के लिए मनाने लगती हैं। जूनिया जेक को बेंच पर बिठाती है और खुद उसे ब्रेकफास्ट खिलाने लगती है। ऑड्री ये सब देखकर गुस्से से जलने लगती है। डिसमस को यकीन नहीं होता कि जूनिया और ऑड्री किसी आदमी के लिए लड़ सकती हैं, खासकर जेक जैसे आदमी के लिए। वो सोचता है कि आखिर जेक ने ये सब कैसे कर लिया। जेक डिसमस को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि कल यही उंगली स्क्रीन पर 1600 से ज्यादा बार टैप कर चुकी है, लेकिन अब ऐसी लोग हैं जो इसका ख्याल रखने वाले हैं। लड़कियां जेक के आसपास ही घूमती रहती हैं और उसकी घायल उंगली को देखती रहती हैं। ऑड्री जेक को पास्ता देती है और कहती है कि ये बहुत टेस्टी है, उसे जरूर ट्राई करना चाहिए। डिसमस और उसका ग्रुप और ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं कि ऑड्री जेक को अपने हाथों से खाना खिला रही है। जेक कहता है कि पास्ता का टेस्ट अच्छा है, लेकिन उसे रेड वाले पसंद नहीं है। ऑड्री मैकरोन्स की तरफ देखती है और जेक को करेक्ट करती है, कहती है कि मैकरोन्स असल में पिंक होते हैं। जूनिया गुस्से में जेक से कहती है कि वो अपना ब्रेकफास्ट खाए और ऑड्री की तरफ ना देखे। ऑड्री खड़ी होकर जेक के कान में कुछ इनअप्रोप्रिएट विस्पर करती है। जेक शर्म से लाल हो जाता है। डिसमस ये सब सहन नहीं कर पाता और उसकी नोज से खून बहने लगता है। जेक के दोस्त सोशल मीडिया का न्यूज फीड देखते हैं और कहते हैं कि जेक अब न्यूज में आ चुका है और लोग उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। जेक और ज्यादा अटेंशन नहीं चाहता, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्तों को वहीं छोड़ देता है। ऑड्री और जूनिया एक दूसरे को जेक के जाने का दोष देती है। जूनिया कहती है कि ऑड्री गॉसिप करती है और ऑड्री कहती है कि जूनिया ने जेक को प्रोवोक किया अपने ल्यूड बिहेवियर से। जेक रिपोर्टर्स से छिपता हुआ भाग रहा होता है, उम्मीद करता है कि वो उसका पीछा न करें। तभी अचानक जेक का फोन बजता है। स्ट्रीमर चाय चाय जेक को मैसेज करती है और बताती है कि वो शाम 7 बजे सिटी पहुंच रही है। वो जेक से मिलने को कहती है। जेक नए मौके से खुश हो जाता है जहां वो और पैसा खर्च कर सकता है। वो चीची से मिलने का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। शाम
शाम को एयरपोर्ट पर जेक चारों तरफ देखता है स्ट्रीमर को ढूंढते हुए। उसके मन में शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने फिल्टर्स ऑन कर रखे हों और असल जिंदगी में वो कोई बूढ़ी औरत निकले जिसे वो पहचान ही ना पाए। तभी अचानक वो देखता है कि एक फैन स्ट्रीमर चीची का हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे घर छोड़ने और राइड देने की बात करने लगता है। चीची खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर जेक समझ जाता है कि यही वही स्ट्रीमर है। जेक आगे बढ़ता है और उस फैन को रोकते हुए कहता है कि अपनी आंखें चेक करवाओ। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। चीची जेक को पहचान लेती है और कहती है कि उसके कपड़े बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सोशल नेटवर्क पर उनकी चैट के दौरान उसने डिस्क्रिप्शन में बताए थे। चीची जेक को धन्यवाद देती है और कहती है कि अगर वो समय पर नहीं आता तो शायद वो फैन उसे किडनैप ही कर लेता। चीची हंसते हुए कहती है कि उसने सोचा था इतना रिच आदमी उम्र में काफी बड़ा और दिखने में बदसूरत होगा, लेकिन जेक तो यंग और हैंडसम निकला। उसी पल जेक के दिमाग में एक मिस्टीरियस वॉइस आती है जो बताती है कि चीची के खिलाफ काउंटर अटैक मोड एक्टिवेट हो चुका है और उसका एंथुसियाज्म लेवल 30% है। तभी क्राउड में से एक अच्छे कपड़े पहना हुआ रिच आदमी आगे आता है, चीची को हाथ हिलाकर बुलाता है और उसका नाम लेता है। चीची उसे पहचान लेती है और उसे डेमियन कहकर बुलाती है। पूछती है कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया। चीची जेक का इंट्रोडक्शन देती है और प्लेटफॉर्म पर उसका निकनेम बताती है। कहती है कि यही वही फेमस रिच आदमी है जिसे सब बेगर के नाम से जानते हैं। डेमियन हैरान हो जाता है कि इतना मशहूर रिच आदमी इतना यंग कैसे हो सकता है और जेक से पूछता है कि वो कौन सी कार चलाता है। जेक शांति से जवाब देता है कि वो कार नहीं, एक छोटी सी स्कूटर चलाता है। ये सुनकर चीची चौंक जाती है। डेमियन उन्हें राइड ऑफर करता है और जेक की स्कूटर को अपनी महंगी कार की छत पर रखवा देता है। ड्राइव करते वक्त डेमियन सोचता है कि जेक दिखने में 20 साल से ज्यादा का नहीं लगता और उसके कपड़े भी ज्यादा महंगे नहीं हैं। चीची के मन में भी शक पैदा होने लगता है कि क्या ये आदमी सच में इतना रिच है। कार एक एक्सपेंसिव होटल के पास रुकती है। चीची दरवाजा खोलकर उतरती है और अपनी ब्राइट स्माइल से सबको ग्रीट करती है। उसके गेस्ट्स उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि पिछली पब्लिक अपीयरेंस के बाद वो और भी ज्यादा सुंदर हो गई है। जेक समझ जाता है कि ये सारी इन्विटेशंस और बार के ऑफर्स दरअसल टॉप डोनर्स को एक जगह इकट्ठा करने का तरीका थे। जेक ये भी नोट करता है कि एक फेमस लेपर्ड टूथ स्ट्रीमर होने के बावजूद चीची काफी इंटेलिजेंट है। सब लोग टेबल पर बैठते हैं और बिजनेस की बातें शुरू होती हैं। एक डोनर पूछता है कि क्या जेक सच में उनसे मिलने आया है। एक आदमी कहता है कि अगर जेक 2000 गिफ्ट्स दे सकता है तो उसकी इनकम कम से कम 10 बिलियन तो होगी ही। वो आदमी जेक के पास आकर कहता है कि वो शहर के बहुत से बड़े लोगों को जानता है, लेकिन उसने कभी जेक या उसके पेरेंट्स का नाम रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में नहीं देखा। गेस्ट्स को शक होने लगता है कि जेक शायद प्रिटेंड कर रहा है। जेक के दिमाग की वॉइस बताती है कि जवाब ना देने से चीची का अट्रैक्शन लेवल 10% गिर गया है। चीची याद करती है कि रास्ते में उसने जेक का फोन देखा था, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि जेक वही है जो वो कहता है। चीची जेक की थाई पर हाथ रखते हुए कहती है कि रूमर्स के हिसाब से जेक का फैमिली कैपिटल की टॉप 3 रिचेस्ट फैमिलीज में से एक है। जेक जवाब देता है कि उसे उन लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन उसके पास उनसे ज्यादा पैसा है। गेस्ट्स जेक की बातों पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि शायद उसके पास कुछ कार्स छुपी हुई हैं। जेक चीची को पास खींचता है और कहता है कि उसके पास एक भी कार नहीं है। जेक चीची से पूछता है कि उसे कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो अभी उसी वक्त उसे खरीद सकता है। गेस्ट जेक की इस हरकत पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो बस शो ऑफ कर रहा है। चीची मीठी आवाज में कहती है कि उसे फेरारी FA60 बहुत पसंद है, लेकिन जेक के दिमाग की वॉइस बताती है कि उसका इन्फैचुएशन लेवल फिर से 15% गिर गया है। जेक समझ जाता है कि वो बाहर से खुश दिख रही है लेकिन अंदर से डिसअपॉइंटेड है। जेक खड़ा होता है, कहता है कि वो समझ गया है और वहां से चला जाता है। आधे घंटे बाद चीची और उसके फैंस बाहर आते हैं और सोचते हैं कि जेक डर गया होगा और झूठा निकला। तभी अचानक तेज हेडलाइट्स की रोशनी और इंजन्स की आवाज से सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। सब लोग हाथों से आंखें ढक लेते हैं, समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। तब पता चलता है कि जेक ने होटल के सामने अलग अलग ब्रांड्स की लग्जरी सुपरकार्स की पूरी लाइन खड़ी कर दी है। जेक माफी मांगता है कि उसने गेस्ट्स की कार्स ब्लॉक कर दी और बताता है कि वॉल्टर, जो ऑटो रिपेयर शॉप का ओनर है, उसने एक साथ सारी कार्स ले आया। वॉल्टर बताता है कि जेक की आइडेंटिटी स्पेशल डायमंड कार्ड से कंफर्म हो चुकी है। गेस्ट्स हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ब्लैक डायमंड कार्ड पाने के लिए नेटवर्थ कम से कम 1 बिलियन होनी चाहिए। जेक कहता है कि जो कार चीची चाहती थी उसकी कीमत सिर्फ 15 मिलियन येन है, जो उसके लिए बहुत सस्ती है। जेक बताता है कि वॉल्टर ने कहा था कि चीची को LF मॉडल पसंद आएगा, इसलिए उसने इनिशिएटिव लेकर वही खरीद ली। वॉल्टर बताता है कि कार की कीमत 32 मिलियन युआन है। बिना एक पल रुके जेक कैश रजिस्टर पर कार्ड स्वाइप कर देता है और पेमेंट कर देता है।